सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यूर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव प्लस मेंडली पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरे तुम सारे गामा पा धा नी सा सर यही पढ़ा है ना आज। चले आए फिर। तुम गाना गाने का ज़्यादा शौक चढ़ गया आज। नहीं सर, गाना गाने का शौक नहीं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सर पहले हमने पढ़ लिया। अब हमें आज की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है सर। आज छुट्टी लेके हम जा रहे हैं। बोर्ड देखो क्या पढ़ाने वाले। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव प्लस मेंडली पीरियोडिक टेबल कहाँ होती। चलो चलो यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। हम लोग कहाँ पर थे, बात कर रहे थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग रीडिंग कीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, जैसे कि इसे समझ में आ गया था। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल जो आज भी हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो इसी बेस्ड है। जो मोस्ट सक्सेस हमारा पीरियोडिक टेबल रहा वो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल ही रहा, ठीक है ना। तो इसका पूरा हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो लंबा होगा इसलिए इसको ध्यान से एंड तक देखिए। जब देखना है आपको, रात में देखना है, एज ए ऑडियो भी इसे सुन सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर रेगुलर वीडियो आते रहते हैं तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है कि नहीं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू दिया था। आपको मैंने वहाँ पर समझाया था जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि कैसे हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी को कैसे कवर करना था वो हमने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में इसका ओवरव्यू यहाँ तक कुछ देख लिए थे, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारा वो हमारा था डोवेनियर ट्रायड। क्या था, डोवेनियर ट्रायड को हम लोग वहाँ पे अच्छे से समझे थे। और आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें आप लोगों ने ग्रुप देखा होगा, हमने आपको वहाँ पर समझाया था कैसे हम लोग वहाँ पर एवरेज निकालते हैं फर्स्ट और लास्ट का। उसमें 3-3 करके ग्रुप बनाया गया था ना डोवेनियर ट्रायड में। तो उसका हम लोग फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट को जोड़कर उसका एवरेज निकालते तो वो मिडिल वाले का एटॉमिक मास देता था। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हम लोग देखे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसको कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से इसे देखिए। एज ए ऑडियो भी इसे सुन सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद आए। ऐसे हम चाहेंगे कि आप लोग इसे साथ में देखते जाएं, क्योंकि यहाँ से तब आपको क्या होगा ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूटेगा नहीं। और आप लोग अच्छे तरह से रीडिंग करते हुए यहाँ पर मेरे साथ चलिएगा तो हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट सारा कवर हो जाएगा। तो ये हम पढ़ रहे थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। 1 मिनट। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को। तो इसमें आप लोग देखिएगा क्या कहता है और उसे रीडिंग करते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए आपका हर पॉइंट कवर होगा। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, द अटेम्प्ट्स ऑफ डोवेनियस encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged the non-elements in the order of increasing atomic masses. He started with the element having lowest atomic mass, hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element. He found that every 8th element had properties similar to that of the first. He compared this to the octaves found in music. Therefore, he called it the law of octaves. It is known as Newland's law of octave. तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसको एज ए कह सकते हैं न्यूलैंड्स ने इसे इस तरह अरेंज किया, तो इसलिए
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं। तो ये है क्या बेसिकली, और म्यूजिक इसमें क्या बात किया गया है। म्यूजिक इसमें आप लोग सुन रहे होंगे कि यहाँ बात कर दिया ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे इन्होंने उस पीरियोडिक मतलब एक टेबल बनाया, एलिमेंट को अरेंज किया, तो वो किस तरह का अरेंजमेंट था। तो इसमें इन्होंने कहा कि हम आपको दिखाएंगे टेबल इनका, जो आप लोग सुनेंगे, जो फेमस आप लोग सुने होंगे, जो फेमस हमारा ये संगीत का जो लोग सीखते हैं वो जानते होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसको अगर आप लोग काउंट कीजिए तो देखिए सा 1 हो गया, सा 1 हो गया, रे 2 हो गया, सा रे गा 3 हो गया, मा हो गया 4, सा रे गा मा पा हो गया 5th, 6th हो गया सा रे गा मा पा धा, और 7th हो गया नी। उसके बाद क्या होता है, फिर देखिएगा फर्स्ट वाला काउंट होने लगता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर सुनिएगा ध्यान से, सा शुरू में क्या बोले सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब बार बार वो कहाँ पर 7th के बाद वो कहाँ पर एंड होता है जाके, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, सा से लेकर 7 तक चलता है। उसके बाद जब फिर काउंट करते हैं तो वो फिर फर्स्ट पे आता है। तो ये साइकिल देख रहे हैं, 1 से 7 जाता है, फिर 1 पे आता है। तो मतलब उन्होंने इसी को ऑक्टेव्स इसको कहते हैं, जो म्यूजिक कंपोज में हम लोग यूज करते हैं। तो ऑक्टेव्स हम लोग इसका नाम इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसी प्रॉपर्टीज़ पे एलिमेंट को भी अरेंज कर दिया। हालांकि इन्होंने एलिमेंट को जो लिया उसमें भी इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को पकड़ कर रखा। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि आगे वो ही जाकर फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बना, और अचीवमेंट जो हमारा आज का ये पीरियोडिक टेबल जो भी मॉडर्न देखते हैं वो इसी पर बेस्ड है। आज भी जो एलिमेंट आज भी अरेंज्ड है उसी पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। तो इन्होंने सबसे लाइटर एलिमेंट को पहले पकड़ा, फिर उसी तरह अरेंज करते गए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। तो इन्होंने बेसिकली कहा क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है क्या, तो उसको समझिए। देखिए ये टेबल आप लोग देख रहे होंगे, यही टेबल ये उनका अरेंजमेंट था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इसी को कहते हैं। तो इसमें आप समझिए, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ ना, सा रे गा मा पा धा नी। तो इसको समझेंगे तो पहले ही आप लोग को हम थोड़ा सा यहाँ पर बता दें। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आप लोग देख रहे हो, तो इसमें कहा इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेर फाउंड टू बी दी सेम। क्या कहा ऑक्टेव्स पे हम अभी समझाएंगे आपको कि सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। लिथियम के बाद सोडियम 8th पाया गया एलिमेंट। तो उन्होंने कहा जिस तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा 7th के बाद 8th में फिर सा रिपीट होता है, तो जो फर्स्ट वाला है और वो 8th वाला का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि वहाँ पर वॉइस हमारा मैच कर रहा है, साउंड मैच कर रहा है, सा फिर रिपीट हो रहा है, तो वो सिमिलर होगा। उसी बेस पर इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को भी रख दिया है एलिमेंट को अरेंज करके उसी बेस पर, कि कहा जैसे कि यहाँ पर अब आप देखिए टेबल में यहाँ से काउंट करें तो सारे गामा पा धा नी सा, फिर तो यहाँ से लिथियम से अगर आप लोग काउंट कीजिएगा तो देखिए लिथियम 1 हो गया, बेरिलियम 2, ये बोरोन 3, ऐसे करके कार्बन 4, नाइट्रोजन 5th, ऑक्सीजन 6th हो गया। फिर यहाँ से जैसे ही आएंगे 7 में हो गया आपका फ्लोरीन, 8th में जैसे आए तो ये देखिए सोडियम पास। तो यानी कि लिथियम और ये सोडियम का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। इस तरह से इन्होंने अरेंज कर दिया मतलब एलिमेंट्स को। तब आगे पढ़ते हैं क्या इसमें खासियत थी और क्या लिमिटेशंस इसके रह गए थे, तो वो पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। आर यू फेमिलियर विथ म्यूजिकल नोट्स, आप लोगों ने सुना होगा सारे गा मा पा धा नी सा, ये सब सुने होंगे, ठीक है ना। तो डू यू नो में आप लोग ये फैक्ट को पढ़ सकते हैं। तो अब इसे ध्यान से समझिए, इसमें कहता क्या है, बोलता है फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनिए। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। अब क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने देखिए अरेंज तो कर दिया एलिमेंट को, सही तरीके से जा भी रहे थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी बस अप टू 20 एलिमेंट जो फर्स्ट है 20 तक, जहाँ पर कैल्शियम होता है 20 एटॉमिक नंबर, वहीं तक ये रह गया। अगर मतलब कैल्शियम तक ही इन्होंने अरेंज कर पाया, 20 एलिमेंट तक ही इनका लिमिटेशन रह गया, जबकि उस समय बहुत सारे एलिमेंट और भी प्रेजेंट थे हमारे पास, लेकिन ये कैल्शियम तक ही मिला। उनके बाद जो भी एलिमेंट स्टार्ट हुए ये उस तरह से फिर वो अरेंज नहीं हो पाया।
ठीक ना। आप लोग देखिएगा अभी तो इन्होंने बहुत जगह दो दो एलिमेंट को भी रख दिए। ये टेबल में आप लोग देख रहे होंगे कोबाल्ट निकल, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तो बहुत जगह इन्होंने दो दो एलिमेंट को भी रखना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे जाकर क्या हुआ, एक फेल्योर साबित हुआ। लेकिन फंडामेंटल प्रॉपर्टी जाकर सक्सेस थी, अचीवमेंट भी रहा इनका पीरियोडिक टेबल आगे जाकर। यही और जाकर विस्तार में फिर मतलब अच्छे से जब इस पर रिसर्च हुआ और तो यही जाकर इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो सेम रहा और आगे जाकर अचीवमेंट भी किया। लेकिन कुछ लिमिटेशंस रह गए थे और वो रह ही जाते हैं। जब कोई चीज़ का रिसर्च होता है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सक्सेस पूरी तरह सक्सेस कर जाए। हाँ, कोई 90% कोई 80% तक ज़्यादा जाकर आगे सक्सेस किए तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा, कैल्शियम तक ही इनका लिमिटेशन रह गया, आगे जाकर यह काम नहीं कर रहा था कि बार बार वो 8th एलिमेंट जाकर उनका प्रॉपर्टी सिमिलर मिले उससे फर्स्ट वाले से। तो ये कैल्शियम तक ही सीमित रह गया। सेकेंड पॉइंट कहता है इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, बट लेटर on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने क्या कह दिया, ऐसा तो देखिए संभव है क्या, इन्होंने कह दिया कि जो अभी तक एलिमेंट प्रेजेंट है 56 एलिमेंट उस समय प्रेजेंट थे, बस अब आगे जाकर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होने वाला है, ना मिलने वाला है हमारे नेचर में। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। जो जाहिर सी बात है, फ्यूचर है हर चीज़ का, तो एलिमेंट ज़रूर नए नए आज भी डिस्कवर्ड हो रहे हैं। तो उस समय आप कैसे कह सकते हैं कि इतने एलिमेंट तक ही हम लोग लिमिटेड रह जाएंगे। आज भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हो जाते हैं नए नए, जिनको रखना मतलब आज भी काम चलता रहता है पीरियोडिक टेबल पे कि नए एलिमेंट आएंगे तो उसे कहाँ पर रखेंगे, नया एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज़ होगा। तो वो सब तो खैर वो सब को छोड़िए। तो उन्होंने कह दिया कि 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे और कोई भी भविष्य में ऐसा एलिमेंट नहीं आने वाला है, डिस्कवर नहीं होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट एक थोड़ा सा लगा जो गलत टाइप का हमें भी लग रहा है कि ऐसा तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि सो सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेर, लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसे एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ तो बस इस प्रॉपर्टी में वो सेट ही नहीं खा रहा था, फिट नहीं हो रहा था वहाँ पर। थर्ड पॉइंट को ध्यान से सुनिए क्या कहता है। तो इसमें कहता है इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स in the same slot but also put some unlike elements under the same note. Can you find examples of this from table 5.3? Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from the elements. With the discovery of noble gases, the law of octaves became irrelevant. Thus, Newland's law of octaves worked well with lighter elements only. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है कि उन्होंने क्या किया ना, जब लेटर ऑन जब एलिमेंट्स का डिस्कवरी होने लगा, नए नए एलिमेंट्स आने लगे, तो इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को क्या किया ना, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड पर उन्होंने क्या किया, सेम एक एक जगह पे 2 एलिमेंट को यहाँ देख पा रहे हैं रख दिया है कि नहीं, रख दिए। तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल का तो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इस सबसे तो बिल्कुल अलग है। और अगर हम लोग देखें तो कोबाल्ट निकेल का प्रॉपर्टी रिसेम्बल्स मतलब मिलता जुलता किससे है, आयरन से, लेकिन ये तो इसके बहुत दूर है। दूर कहने का मतलब अब यहाँ पे आप देखिए आयरन से हमारा जो कोबाल्ट निकेल बिल्कुल बहुत दूर प्लेस्ड किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो मेन लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि जो फर्स्ट वाला होगा वो 8 से मिलेगा, लेकिन ऐसा तो यहाँ शो नहीं हो रहा था। तो ये भी एक जाकर फेल्योर बना, तो ये समझ पा रहे हैं। और तो यही इसका एक रह गया ड्रॉबैक, जिसको कह रहे हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बहुत ही इरिलेवेंट रह गया। लेकिन यह जो बहुत ही अच्छी तरह से काम किया कहाँ पर, विथ लाइटर एलिमेंट, जो शुरू में इन्होंने बताया था जो कैल्शियम तक सीमित रह गया, तो वहाँ तक तो बहुत ही अच्छी तरह से यह काम कर रहा था, बिल्कुल फिट आ रहा था और सही में लग रहा था यह एक आगे जाकर कुछ हद तक सक्सेस करेगी। लेकिन डिस्कवरी न्यू एलिमेंट्स होने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ फेल होता गया।
तो आगे आप बात करें, कुछ क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए, ये होमवर्क आपके लिए रह गया कि डिड डोविनियस ट्राइड आल्सो एग्जिट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो ये आपको खोजना है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या डोविनियस ट्राइड कहीं आपको ग्रुप मिलता है, तो उसमें आपको कहना है यस और नो। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डोमिनियन ट्राइड का तो 3 ही था ना, तो 3 ही ग्रुप था, अगर वो मिल जाता है सिमिलर सेम ग्रुप में तो आप लोग कह सकते हैं कि यस या नो। ठीक है, तो वो फाइंड कर लीजिएगा। मतलब व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोमिनियर्स क्लासिफिकेशन, तो ये मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में है, या दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट वेर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसको अभी आपने देखा है क्या था उसका जो मेन ड्रॉबैक था। गाइज आप जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, यही जाकर आगे हमारा सक्सेस भी हुआ है पीरियोडिक टेबल। तो इसके हम लोग अचीवमेंट को देखेंगे और इनका क्या मेन प्रॉपर्टी रहा था क्लासिफिकेशन करते वक्त, उसको पूरे डिटेल में चेक कर रहे हैं। जैसा कि अभी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में सारा चीज़ पढ़े, उसी तरह हम लोग मैंडलीज पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं आपको कि वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, अगर यहाँ तक देख चुके हैं, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, अगर बोर्ड में भी इससे लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर इससे नहीं आएगा तो आपका ज़्यादातर तो आपका क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही आता है। लेकिन ये जो उसी का पार्ट है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो वो क्या लिमिटेशंस है, कुछ इसमें भी लिमिटेशंस रह गए, उसको भी देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लीजिएगा, तब जाकर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये तो थी अरेंजमेंट की बात जो भी हमने अभी तक किया, और बोलता है कि इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मैनी साइंटिस्ट continued to search for a pattern that correlated the properties of element with their atomic masses. Yes, अब देखिए इसके बाद भी रिसर्च चलता ही रहा ना, और हर कोई लगे हुए थे, हर साइंटिस्ट लगे हुए थे, एक ना एक पैटर्न जरूर इसमें मिलेगा, जो ऐसा पैटर्न होगा जो काफ़ी हद तक हम जिस ग्रुप को एलिमेंट को जो भी अरेंज करेंगे ग्रुप में कॉलम में, वो आगे जाकर ये हर साइंटिस्ट को पता था वो सक्सेस करेगा जाकर, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं मिल रहा था। वो लोग सिर्फ सर्च में लगे थे, एक पैटर्न को खोज रहे थे कि एक पैटर्न जरूर होगा इस प्रॉपर्टीज़, जो गैप उन्हें नहीं मिल पा रहा था, पैटर्न नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हर चीज़ का एक पैटर्न जरूर होता है। अगर एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे हैं नेचर में मिल रहे हैं, तो उन्होंने बहुत हद तक सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास वगैरह ये सब तो फाइंड कर ही लिए थे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ उन्हें एक मैच करवाना था एक सीरीज़ में कि एक पैटर्न ज़रूर मिलेगा। तो वही काम चल ही रहा था। तो उस पर काम एक तो पक्का मिल ही गया था, ये प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एटॉमिक मास पर जो सब पकड़ के रखे थे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो बना ना, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी बना। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसी पे बेस्ड है। जितने भी एलिमेंट अरेंज्ड हैं वहाँ, वो जैसे जैसे उनका एटॉमिक ये एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है वहाँ पर देखिएगा, तो उसका मास भी इंक्रीज होता जाता है। ये आगे जाकर बहुत बड़ा एक सक्सेस रहा सब साइंटिस्ट के लिए और पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए, जो भी वहाँ पर एलिमेंट अरेंज हुए। तो बोलता है इसमें, कहता है फिर द मेन क्रेडिट ऑफ फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डिमित्री आइनोविच मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट। ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर to the early development of a periodic table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property। fundamental property क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। द एटॉमिक मास एंड आल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एटॉमिक मास और ऑल्सो द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि एक सक्सेस हद तक रहा, सक्सेस किया कि एटॉमिक मास पर अरेंज था और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मिल रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी। ये कुछ फैक्ट है दिमित्री आइनोविच मेंडलीव के बारे में, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ कहता है व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वेर नोन। जब इन्होंने काम स्टार्ट करना शुरू किया उस एलिमेंट्स पे, तो उस समय सिर्फ 63 नॉन एलिमेंट्स थे हमारे पृथ्वी पे। ठीक है ना। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने काम भी किया, एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, इन सभी पे रिसर्च किया। तो एमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जब इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने देखा कि जो भी
जो भी कंपाउंड्स बन रहे थे वो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मेनली कंपाउंड्स को लिया, वो वहीं पे फोकस कर रही थी मेनली, जो देख रहे थे कि ज़्यादातर इसी में कंपाउंड बन रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विथ मोस्ट एलिमेंट। तो इन्होंने पाया रिसर्च करते करते कि अरे ज़्यादातर तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्हें लगा रहा था कि ज़्यादातर तो सब एलिमेंट हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से ही मतलब रिएक्शन कर रहे हैं और जुट पा रहे हैं, ज़्यादा कंपाउंड वही उसी के साथ बन भी रहा है। और हम लोग देखते भी हाँ यस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ लगभग एलिमेंट कंबाइन हो ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना आपका, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट। तो ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और काफ़ी एलिमेंट्स के साथ ये अपना कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट वे ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो भी फार्मूला हाइड्राइड जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया हाइड्राइड बनाता है और जो ऑक्सीजन के साथ किया वो ऑक्साइड बना रहा था। तो इन्होंने इसको एज ए ट्रीट कर लिया कि इस प्रॉपर्टी को हम एक क्लासिफिकेशन में डाल दिया, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन में इन्हें रख दिया कि जो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा हाइड्राइड्स है, जो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है वो ऑक्साइड्स है। बोलता ही देन टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन एलिमेंट। अब उस समय तक 63 एलिमेंट्स थे, तो इन्होंने क्या किया 63 कार्ड्स लिए, सब में नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके 63 तक, ठीक है 63 तक। तो उसमें फिर बोलते हैं कि कार्ड्स में नंबर लिख दिया और प्रॉपर्टीज़ हर एलिमेंट, पहला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था कार्ड नंबर 1, दूसरा का जो था वो 2 में, इस तरह करके वो चलते गए, ठीक है ना। ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड pinned the cards together on a wall. He sorted out the elements with similar properties and pinned out the card together। और जिनका प्रॉपर्टी जो कार्ड पे पहला था दूसरा जैसे लिखते गए, तो कुछ कुछ जो भी कार्ड का प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रहा था, मे बी ये 1 हो 2 हो, तो उस तरह सभी उस कार्ड को क्या किया पिन करते गए एक साथ दीवार पे, वाल पर पिन करते गए, पिन कर दिए वहाँ पर लगा दिए। उसके बाद इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses। जब इन्होंने इस तरह से अरेंज करना शुरू किया, केमिकल प्रॉपर्टी को ही लेकर वो अरेंज कर रहे थे वाल पर, एक प्रॉपर्टी वाले के एक तरफ रखते जा रहे थे। तो जब इन्होंने पूरा अरेंज कर दिया ना कुछ कार्ड को, तो इन्हें पता चला कि ये तो अरेंज हमने जो किया वो केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड पर ही किया था, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी को भी ये पकड़ के चल रहा था कि वो जिस तरह से अरेंज हो रहे थे, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते गए प्रॉपर्टी तो मिल ही रहा था सेम, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास भी उनका बढ़ रहा था। तो ये सबसे बड़ी खासियत रही थी जो भी अरेंज कर रहे थे साइंटिस्ट एलिमेंट अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड पर, कि उनका एटॉमिक मास भी बढ़ रहा था। तो आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग, कहता है, तो देखिए यहाँ पर कहता है कि ही ऑब्जर्व दैट द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट ए प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल एंड वेर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, increasing atomic masses। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties। On this basis Mendeleev formulated a periodic law which states that, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ से जब उन्होंने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे तो रखा ही रेफरेंस करके, जो ऑब्जर्व कर रहे थे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो मिल ही रहा है, देयर ऑकर्स पीरियोडिक रिकरेंस, जो मतलब कुछ पैटर्न पर मतलब जो अरेंज हुआ था कुछ ना कुछ पैटर्न दे रहे थे कि एक ना एक मतलब पैटर्न के बाद वो फिर से प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, मिल रहा है, मैच कर रहा है किसी एलिमेंट से। तो इस बेसिस पे तो उन्होंने अरेंज किया, तो वहाँ से एक फार्मूला निकल के आया। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फार्मूलेटेड पीरियोडिक लॉ, तो वहाँ से उन्होंने एक लॉ का दिया, पीरियोडिक लॉ जिसको कहते हैं। वो बोलता है कि वो लॉ क्या था, तो वो कहता है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास है। जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी बना, आज भी पीरियोडिक टेबल में यूज कर रहे हैं, बार बार हम बता भी रहे हैं
क्या है वो, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हो रहे हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है, पीरियोडिक हो रहे हैं, हर एक पीरियड के बाद जो चेंज आ रहा है, मतलब सिमिलैरिटी आ रही है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उस एलिमेंट के, तो वो उसका एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब एटॉमिक मास तो इंक्रीज कर ही रहा है, इंक्रीज करते हुए चल ही रहा है, और उसका केमिकल और कुछ पैटर्न के बाद कुछ मतलब आगे बढ़ने के बाद एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर मिल रहा है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास का ही है, जैसे जैसे मास इंक्रीज कर रहा है। तो अब आगे कहते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रॉज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो इसमें क्या है आपका, तो देख लीजिए यहाँ पर टेबल बना हुआ है, तो ये रहा मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, जो आगे जाकर यही मॉडिफाइड हुआ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम लोग देखते हैं। तो यही एक उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट भी रहा। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आप लोग को दिख रहा है, कहाँ गया ये वर्टिकल, ये वर्टिकल आपको जितने भी दिख रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स, ये आपका क्या है, ग्रुप्स, ठीक है। और आप लोग जो ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाला रॉ, ठीक है ना। तो वर्टिकल कॉलम्स जो आप लोग देख रहे थे वो ग्रुप्स है, और हॉरिजॉन्टल रोज जो देख रहे हैं आपका वो क्या है, पीरियड्स। एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वर्टिकल कॉलम्स, ये सब आपका है ग्रुप्स, और इधर से जो देख रहे हैं आप लोग हॉरिजॉन्टल वाला रोज़, ये सब है आपका पीरियड्स, ठीक है। तो टोटल आप लोग देख पा रहे होंगे 8 पीरियड्स यहाँ पर दिया गया है, और टोटल यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये 8 पीरियड कह रहे हैं, ये आप लोग ग्रुप देख रहे होंगे 8 ग्रुप तक बटा हुआ है, और टोटल पीरियड्स 6 थे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए ये बहुत हद तक सक्सेस रहा है, ये आप लोग को हम पूरा दिखा दिए हैं मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था। तो इसमें आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या कहता है, आप लोग को दिखाते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इनका अचीवमेंट क्या था, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा इसमें वो देखने वाले हैं। बोलता वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वेयर ए फ्यू इंटेंसेस वेयर मेंडलीव्स had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. For example, cobalt atomic mass 58.9 appeared before nickel atomic mass 58.7. Looking at table 5.4, can you find out one more such anomaly? ठीक है। तो इसमें कहता है कि देखिए कुछ एलिमेंट आए, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसा भी आया जो ऐसे तो अरेंज हो ही गया था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ये तो मिल ही रहा था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका मास, जैसे कि अगर कोबाल्ट और निकल को देखिएगा ना, तो कोबाल्ट का जो मास है 58.9, मतलब 59 है, और इसका 58.7, तो ये कुछ डिफरेंस है। लेकिन इसमें होता क्या है, कोबाल्ट पहले आ जाता है आपका इस पीरियोडिक टेबल में, और निकल बाद में आता है, जो कि, और हम लोग क्या कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को तो फॉलो करता है, लेकिन कोबाल्ट और कुछ कुछ एलिमेंट है उसके केस में यह नहीं हो रहा था, नहीं फॉलो कर रहा था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये कोबाल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पहले आ गया निकेल से, जबकि निकेल का ये कोबाल्ट का मास ज़्यादा है एटॉमिक मास निकेल से। तो ये कुछ कुछ एलिमेंट के साथ हुआ, तो उन्होंने उसको एक साथ रख दिया, ठीक है ना। तो फिर कहता है इसमें और भी ऐसे कुछ एलिमेंट है, आप लोग फाइंड कर सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल इंस्टीड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट। मेंडलीव बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी रहा उनका कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया ना, अगर आप इनका पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो बहुत सारे गैप भी इन्होंने रख दिया था। तो इन्होंने गैप किस लिए रख दिया था, तो वो फ्यूचर में कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उसको वहाँ पर प्लेस्ड किया जाएगा, जो कि सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट माना जाता है, और है भी,
क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे और वो सब एलिमेंट वहाँ पर जाकर प्लेस्ड हो जाएंगे, उनका प्रॉपर्टी वगैरह सब मिल जाएगा वहाँ पर। सिर्फ जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा वहाँ प्लेस्ड हो जाएगा एज ए उसके प्रॉपर्टी बेस्ड पर, और सारा चीज़ वहाँ पर मिल ही जाएगा, उसका प्रॉपर्टी जो भी आएगा, ठीक है ना। तो ये पहले प्रेडिक्ट कर लिए थे, तो थे भी साइंटिस्ट वैसे ही कि बड़े साइंटिस्ट थे ये, तब जाकर तो इनका ये पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक सक्सेस रहा। काफ़ी क्या, पूरा ही लगभग 90% सक्सेस ही रहा, यहाँ से ही काम शुरू हुआ। तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो बोलता है इसमें, और इसके बाद मेंडलीव नेम्ड दैम, जो भी डिस्कवर्ड बोले कि आगे जो हमारा भविष्य फ्यूचर में एलिमेंट आएगा तो उसका नेम क्या, उसका नाम भी रख दिया वहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, वहीं फिक्स कर दिया कि मेंडलीव नेम्ड दैम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल। तो उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा दिए इक्का का, जिसको संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृत न्यूमरल में इक्का जो 1 कहलाता है, टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, और उसको सेम ग्रुप में रख दिए। तो 4 इंटेंसेस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, जो कि बाद में यह तीनों एलिमेंट खोजा गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, और जिसका प्रॉपर्टी भी सेम जो प्रिडिक्ट किए तो वो मिला भी है, प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू जो इन्होंने रखा था नाम शुरू में जो इक्का बोल के, तो उन्होंने रखा था इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन, कि इसके प्रॉपर्टी से वो मिलेगा, और बाद में हुआ भी सिमिलर, उसका जो प्रॉपर्टीज़ जो 3 एलिमेंट खोजे गए इनसे मिला भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो वही बोलता है सिमिलर टू इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली, द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्का एल्युमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम विच वर डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड इक्का एल्युमिनियम आर लिस्टेड एज फॉलो। तो यहाँ दिया हुआ है इसका टेबल में आपका जो प्रॉपर्टीज़ मिला भी और लास्ट में उसको फिर हम लोग रिप्लेस भी किए हैं। तो हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ टेबल दिया गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्का एल्युमिनियम एंड गैलियम। तो एटॉमिक मास था उसका इक्का एल्युमिनियम का देख लीजिए 68, और देखिए गैलियम का जस्ट उससे अधिक थोड़ा सा हुआ कि नहीं 69.7, तो उसको एज ए आगे पीछे कर कर रखते गए। तो फार्मूला ऑफ ऑक्साइड इसमें जो बन रहा था इक्का एल्युमिनियम के साथ देख सकते हैं E2O3 बना, गैलियम जब खोजा गया तो सही में प्रॉपर्टीज़ वही निकला। इन्होंने पहले ये सब नाम दे दिए थे कि ऐसा एलिमेंट आएगा प्रॉपर्टीज ये रहेगा। बहुत ही महान साइंटिस्ट थे भी, इसलिए तो कह रहे हैं इन्होंने पहले प्रेडिक्ट भी कर लिया और इसलिए सक्सेस भी किया है। रिस्क है तो इश्क है कि ना, आप लोग सुने होंगे, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लिया तो आज इनको हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखिए इन्होंने फार्मूला ऑफ ऑक्साइड जो पहले से बोल दिया था कि E2O3 होगा, वो आया भी, गैलियम के साथ वही बना। ECl3 क्लोरीन के साथ भी देखे तो आगे आया भी GaCl3 जो देख रहे होंगे आपको, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑक्साइड इन्होंने लिया भी था, जैसे कि हम लोग पहले बात किए थे। एटॉमिक मास तो पकड़ के रखा है ये 68 एल्युमिनियम का, तो वही गैलियम का कुछ आया 69.7, उसके साथ जाकर यह रिप्लेस हुआ, ठीक है ना। तो बोलता है कि दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him. यही तो इनका सबसे बड़ा सक्सेस रहा अपना पीरियोडिक टेबल में, जो अरेंजमेंट किया इन्होंने, बहुत ही धांसू तरीके से अरेंजमेंट किया था। इतना धांसू तरीका से कोई भी अभी तक अरेंज नहीं कर पाए थे। जैसा कि आपने, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए कि जो भविष्य में फ्यूचर में हमारा जो एलिमेंट आएगा डिस्कवर्ड होगा उसका प्रॉपर्टी अभी ही आपने उसको अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड कर दिया इक्का का नाम से, जैसा कि हमने बताया। आगे जाकर 3 एलिमेंट वैसा मिला भी, डिस्कवर्ड भी हुआ, और उसको फिर वहाँ से रिप्लेस कर दिए हैं इक्का के जगह पर, और सही में वो प्रॉपर्टीज़ उनसे मिल रहे थे। वही बताया जा रहा है कि वो एक ग्रैंड सक्सेस रहा और एक ऐसा ये प्रॉपर्टी रहा जो हम लोग कन्विंस कर सकते थे। सही में ये कुछ प्रॉपर्टी रहा इन्होंने, और हद तक इसको एक्सेप्ट भी हम लोग किए। तो फिर आप यहाँ से हम लोग चलते हैं। इट वॉज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक प्रिडिक्शन दैट लेड केमिस्ट नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम एज द originator of the concept on which it is based। इनको सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करना था, इन्होंने कहा भी, हमने कह दिया कि यही
ओरिजिनेटर भी हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट के। नोवेल, फिर अब बाद में नोवेल गैस भी आया। नोवेल गैस अब आया तो उसमें भी ज़्यादा झंझट नहीं हुआ। नोवेल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन हैज़ बीन मैंशनड इन मैनी अ कंटेक्स्ट बिफोर दिस। These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. One of the strength of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in new group without disturbing the exciting order. तब ये भी एक सक्सेस रहा। सक्सेस बहुत सारा इनका पीरियोडिक टेबल का रहा, इसलिए यह जाकर अचीवमेंट इन्हें मिला। ये अचीवमेंट इनको मिला भी। बोलता है इसमें क्या कर रहा है कि जो नोवेल गैसेस बहुत बाद में फर्दर बहुत लेट से आए, ठीक ना, बहुत लेट से डिस्कवर्ड हुआ है। क्योंकि देखिए नोवेल गैसेस जो है ना उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, लो है एटमॉस्फेयर में, तो बहुत ही लेट से हमारा डिस्कवर्ड हुआ। तो लेकिन नोवेल गैसेस आने के बाद भी इनके पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई झंझट नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज़ तो था ही, और इन्होंने क्या किया, एक अलग से ग्रुप में अरेंज कर ही रहे थे, तो एक अलग ग्रुप उनका बना दिया और उसमें सारे नोवेल गैस को रख दिए। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन क्या थे। अब देखिए लिमिटेशंस हर साइंटिस्ट के उस टेबल में लिमिटेशन ज़रूर होते हैं। पूरा वो 100% कभी करेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस रह ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कहता है लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन तो आज भी पीरियोडिक टेबल में एक बोझ बना हुआ है, आज भी उसको अलग करके वहाँ रखते हैं, और वही एक डिमेरिट आज का भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वही है, ठीक है ना। लिमिटेशन जो है वही आज भी देखेंगे तो हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर ही है, ठीक है ना, तो वो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हाइड्रोजन का है वो अल्कली मेटल से मिलता जुलता है। लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हैलोजन्स, ऑक्सीजन और सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला एज शोन इन द एग्जाम्पल्स है। तो जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर उसका हैलोजन, ऑक्सीजन या सल्फर से क्या कहते हैं कंपाउंड बनाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में आप लोग देख रहे होंगे HCl हो गया, H2 हो गया, H2S हो गया। इधर कंपाउंड्स ऑफ सोडियम की बात करें तो NaCl, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, Na2S, सोडियम सल्फाइड। तो इसमें आपका बेसिकली क्या है ना, ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हैलोजन्स हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कॉम्बाइंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब देखिए इसमें और आगे जाकर क्या हुआ, लिमिटेशंस की बात करें तो हैलोजन जो है आपका, एक तो ये हैलोजन और हाइड्रोजन अल्सो, मतलब इससे तो यहाँ से पता चला कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल भी है हमारा, जहाँ हम लोग फार्मूला से यहाँ पर हम लोग देख पाए कि डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइंस में मेटल नॉन मेटल से भी कंबाइन कर रहा था टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। तो हम लोग बात की कि सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग इसको लेकर कंफ्यूज थे कि ये तो भाई किसी के साथ, मतलब मॉलिक्यूल तो मेटल नॉन मेटल सबके साथ बना रहा है, तो सबके साथ बना ही रहा था मेटल, और आइसोटॉप्स भी बाद में डिस्कवर्ड हो गए। जो यहाँ पर कहता है कि जैसे आइसोटॉप्स वे डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। Let us recall that isotopes of an element have similar chemical properties but different atomic mass. Yes, सबसे बड़ा जो लिमिटेशन यही रहा कि आइसोटोप जो होता है उसमें देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अब क्या आइसोटोप के लिए भी अलग अलग जगह बनाया जाएगा पोजीशन के लिए, तो लॉ के हिसाब से तो था कि उसको अलग अलग रखना पड़ेगा क्योंकि एटॉमिक मास अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो इसमें आगे बोलता है कि थस isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic law. Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when he considered the heavier element. तो आइसोटॉप्स तो एक रहा ही हमारा बिग चैलेंज फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि अलग अलग आइसोटॉप्स मिलते गए और उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता ही था।
तो उसको कहाँ पर पोजीशन दिया जाए। और दूसरा जो प्रॉब्लम आया कि एटॉमिक मास जो थे वो एक रेगुलर मतलब डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर गोइंग फ्रॉम एक एलिमेंट से दूसरे पे जा रहे थे। तो हर बार के केस में बहुत ऐसा कम ही केस रहा था कि मतलब जिसमें कि एक से दूसरे में जाए तो इंक्रीज ही करे, जैसा कि हमने आपको बताया कोबाल्ट निकल वाले केस में, ठीक है ना। तो ये सब कुछ रह गया इसका ड्रॉबैक और लिमिटेशन जो आप लोग इसको कह सकते हैं। तो ये कुछ आपको लिमिटेशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बस आज के क्लास को बस यहीं मेंडलीव तक ही रहने देते हैं, ताकि आपको ये एक टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें डोविनियर ट्रायड तक करके छोड़े थे एक टॉपिक, और आज हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया दूसरा जो टॉपिक हमारा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देख लिए। आप क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और बीच बीच में इंटेक्स क्वेश्चन है उसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप लोग उसको तुरंत ये सब सर्च करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, तो आपका बहुत ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। और आप लोग को रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे साइंटिस्ट को कि इसमें क्या ड्रॉबैक था, कौन कितना सक्सेस था। तो देखिए मेंडलीव्स का जो है ना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने एक बार दे दिया था वही जाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और अच्छे तरह से अरेंज्ड हुआ, ठीक है ना। तो वो आप लोग को मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी दिखाया था ये कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बस अब आपके पास अब आपको मज़ा ही आएगा पढ़ने में। ये छोटा टॉपिक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही अब हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे। वो तो पिछला कहानी सब था हमारा जो भी था। क्वेश्चन जो ज़्यादा आपका आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मिलता जुलता आएगा, जो भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। और हो सकेगा तो आ भी सकता है, मेंडलीव से पूछा जाएगा, डोविनियर ट्रायड से 1 मार्क्स का अगर आ जाए तो आ जाए MCQ या ये सब में, मतलब 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इसमें बस वही डोविनियर ट्रायड का पूछ देगा कि दो का मास दे देगा, बोलेगा बताइए कि इसका मास क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डोविनियर ट्रायड से आप लोग निकाल लीजिएगा एवरेज करके, है कि नहीं। और इसमें आपका न्यूलैंड से बस वही क्वेश्चन बन सकता है कि इसका लिमिटेशन, या तो वही अचीवमेंट मेन बनता है इसमें क्वेश्चन कि क्या उसका मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी उन्होंने रखा था अपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। तो ये रह सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बनते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको प्रॉपर्टी बेस्ड पर बहुत सारा क्वेश्चन करने को मिलेगा, जो हम लोग NCERT के जो भी लास्ट में आपका क्वेश्चन आंसर सेक्शन दिया गया है वहाँ पर हम लोग चेक भी करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो बस आज के वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट गाइस अगर आप लोग देखिए चैनल पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि यहाँ पर जो भी वीडियोस आएंगे उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप लोग मिस ना करें कोई भी वीडियो को देखने से। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक तो बनता है, ये लाइक जरूर कर दीजिए। हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें, ताकि वो भी लोग अपना यहाँ से फ़ायदा ले सके, जो भी उनका डाउट हो यहाँ से कवर कर सके, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो।